सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई संविधान संशोधन नहीं किया जाता। ये सिर्फ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, लॉ ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ये काम कर दिया जाता है। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे जो है डिस्कशन में। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि भारत में जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, वो कैसी है, इसका स्वरूप कैसा है, इंटीग्रेटेड है, यूनिफाइड है, एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में दोहरी न्यायपालिका नहीं है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। पिछले क्लास में जितनी बात हुई थी, बातें सारी इंपॉर्टेंट थी, कोई फालतू बात आपको नहीं लिखाई गई, तो उस पूरी बात में ये दो स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि हमको न्यायाधीश की संख्या बढ़ानी है तो कोई संविधान संशोधन नहीं करना होगा, और भारत न्यायपालिका एकीकृत है, यूनिफाइड है, इंटीग्रेटेड है, दोहरी न्यायपालिका नहीं है। दोहरी न्यायपालिका कहां पर है? जबकि फेडरल स्ट्रक्चर में न्यायपालिका भी दोहरी होती है। जब दोहरी सरकारें हैं तो सब कुछ दोहरा, तो न्यायपालिका भी दोहरी। भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है, भारत में दोहरी सरकारें हैं, मगर कई जगहों पर कई मामलों में हमने दोहरे स्वरूप को हटाकर इकहरा स्वरूप रखा है। तो भारत की न्यायपालिका इकहरी है, जो भी पूछा जाएगा, भारत न्यायपालिका इकहरी है, भारत न्यायपालिका एकीकृत है, भारत में सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, भारत में यूनिफाइड जुडिशल सिस्टम है। एक ही बात को हमने अलग अलग एंकर से कहा है, हर बार एक ही बात नहीं। आज आगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजों की नियुक्ति कैसे होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट माने नियुक्ति। हाँ, कौन से जज? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है तो सुप्रीम कोर्ट की बातचीत की जाएगी ना, ये तो अंडरस्टूड है। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति की बातचीत की जा रही है। देखिए, दो प्रकार के जुडिशरी को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक हायर जुडिशरी और एक सबऑर्डिनेट। ठीक, जुडिशरी के दो स्वरूप है, एक ये विभाजित किया जाता है, हम कहते हैं हायर जुडिशरी, उच्चतर न्यायपालिका। तो उच्चतर न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट आते हैं और हाई कोर्ट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनको हम हायर जुडिशरी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं और म्युनिसिपल कोर्ट आते हैं, ये सब सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट है। ठीक, तो जब हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं तो हम हायर जुडिशरी की बात कर रहे हैं, और क्योंकि इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। तो जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो संविधान कहता है, संविधान का आर्टिकल 124 अभी तो इसके पहले बताता 124 क्लॉज 1 था, तो हर क्लॉज भी पूछे जाते हैं, बस आपको मोटा मोटा इतना याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद में है आर्टिकल 124। अब नियुक्ति के बारे में जो है आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। एक पॉइंट हो गया, याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कैसे करेंगे? वो जज की नियुक्ति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऐसे जजों से जिनसे वो जरूरी समझे परामर्श करते हैं। तो परामर्श करके फिर सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में देखिए, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक चीफ जस्टिस होगा, बाकी जो जस्टिस है उनको कहेंगे अदर जजेस। एक चीफ जस्टिस है और बाकी अदर न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश है। ठीक, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाएगी? चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा? राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजों से परामर्श करेंगे, कंसल्टेशन लेंगे, उसके बाद वो नियुक्ति करेंगे। और हम ये जानते हैं राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं बताने की जरूरत नहीं है, चाहे इसको संविधान में कहीं लिखा गया हो या ना लिखा गया हो, राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं वो मंत्रिपरिषद के परामर्श से करते हैं, इतना आप सब लोग जानते हैं। और ये परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी भी होता है, अर्थात राष्ट्रपति अपने विवेक से कुछ नहीं करते। कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हैं,
सामान्य तौर पर राष्ट्रपति अपने विवेक से, अपने डिस्क्रिप्शन से कुछ नहीं करते, सब कुछ मंत्रिपरिषद के परामर्श करते हैं। तो कहीं भी दिखाओ राष्ट्रपति ये करते हैं, राष्ट्रपति वो करते हैं, ये वो जितनी बातें लिखी गई हैं वास्तव में वो प्रधानमंत्री मोदी की शक्तियां बता रहा है, मंत्रिपरिषद की शक्तियों बता रहा है जो राष्ट्रपति के नाम से की जा रही है। वो ऐसा ही होता है जहाँ संसदीय लोकतंत्र, जहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वहां ऐसा ही होता है। फिर अब देखिए, राष्ट्रपति जज की नियुक्ति करने के लिए किससे परामर्श कर रहे हैं? संविधान कहा गया वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऐसे जजों से जिससे वो जरूरी समझे परामर्श करके जज की नियुक्ति करेंगे। और राष्ट्रपति उनसे भी परामर्श कर रहे हैं, किससे? कार्यपालिका से, एग्जीक्यूटिव से, उनसे परामर्श करके उनको काम करना ही करना है। तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस से कहा जा रहा है कि आप मिस्टर एक्स को जो है नेक्स्ट जो है नियुक्त कर दीजिए, लेकिन मोदी और उनका मंत्रिपरिषद या उनका मंत्रिमंडल राष्ट्रपति कह रहे हैं आप इनको नियुक्त कीजिए, तो राष्ट्रपति किसकी बात मानेंगे? पीएम की, कैबिनेट की, और इनके परामर्श को नजरअंदाज कर देंगे, ऐसा है कि नहीं? और ये हमारा संविधान का आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को अपने कामों में सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति को उसी के परामर्श से अपना काम करना होगा। संविधान का आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से बाध्य है, बाउंड है, उनको उससे परामर्श काम करना है। अब यहाँ पर आर्टिकल कह रहा है कि वो जो है राष्ट्रपति जज की नियुक्ति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजों से परामर्श करेंगे। तो बताइए इस परामर्श का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। वो राष्ट्रपति किसके परामर्श वास्तव में काम करता है? तो अगर जज ने जिस व्यक्ति को सजेस्ट किया या प्रपोज किया कि आप इस व्यक्ति को जो है सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कीजिए, अगर उस व्यक्ति को लेकर मंत्रिपरिषद में कोई विरोध नहीं है, उनको उससे कोई खतरा नजर नहीं आता, तो वो हरी झंडी दिखा देंगे, ठीक कर दीजिए। लेकिन अगर वो लगता है ये जज जो है इस लायक नहीं है, ये व्यक्ति इस लायक नहीं है, ये हमारा जो है विरोध करेगा, ये हमारे विरुद्ध फैसला देगा, ये बड़ा निर्भीक है, ये बड़ा निष्पक्ष है, बड़ा सिद्धांतवादी है, तो कैबिनेट क्या कहेगा? राष्ट्रपति कहेगा आपने परामर्श कर लिया, बस परामर्श किया है, तो परामर्श बाध्यकारी नहीं होता। ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड में समान बात है कि जो एडवाइस होती है, कंसल्टेशन होता है, वो बाध्यकारी नहीं होता। आप परामर्श कीजिए और निर्णय कीजिए, तो वो परामर्श बाध्यकारी नहीं है, वो हमारा परामर्श आपके ऊपर बाउंड है, बाइंडिंग है। तो कार्यपालिका जब राष्ट्रपति किसकी बात मानेंगे? मंत्रिपरिषद की, समझ। तो ये चीज क्या है, इस पर हम भी बात आगे जाएंगे। अभी ध्यान दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करेगा? न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। नियुक्ति कैसे की जाएगी? जब चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जा रही है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजों से परामर्श करेंगे। अगर प्रधान न्यायाधीश माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भारत का भी चीफ जस्टिस कहते हैं। आप ये कहो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहो या ये कहो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहो, एक ही बात है, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्रधान न्यायाधीश कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में उसको कहते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर दूसरा, प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाएगी? प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजों से परामर्श करके की जाएगी। फिर नियुक्ति उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय कुछ न्यायाधीशों से परामर्श की जाएगी, ठीक। और अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति की जाएगी, सीजीआई की नियुक्ति हो गई। जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी तो राष्ट्रपति जो है
यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों से तो परामर्श करेंगे, मगर अब वे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई से भी परामर्श करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के समान जज की नियुक्ति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजों से परामर्श करते हैं। हाँ, जब प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से परामर्श करेंगे। अब प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई, प्रधान न्यायाधीश के अलावा जब दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे तो राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश से अवश्य परामर्श करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कुछ और जजों से जिससे उचित समझे परामर्श करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। ये संविधान का आर्टिकल 124 कहता है, क्या कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। सीजेआई मुख्य न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजों से परामर्श करेंगे। सीजेआई की नियुक्ति हो गई। अन्य जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जो है सीजेआई से जरूर परामर्श करेंगे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों से तो परामर्श करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सीजेआई से जरूर परामर्श करेंगे। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट हो तो माने जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे अभी भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों से परामर्श करेंगे, मगर सीजेआई प्रधान न्यायाधीश से अवश्य परामर्श करेंगे। फिर कितनी बात लिख लिया? समझ लिख लिया? आपने लिख लिया? आपने भी लिखा? अब किसी हिंदी वाले को नहीं बोला ना, हिंदी वालों को लिख लिया। अभी तुमने जो पॉइंट दिखाया हमने तीसरा पॉइंट अभी दिखाई है, वो किसी लिख लिया? हाँ, तो अभी तीसरा पॉइंट हो रहा है जो प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई, तो हिंदी वाले तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए तीसरा पॉइंट लिखिए। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सीजेआई राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश से अवश्य, राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश से अवश्य परामर्श करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश से अवश्य परामर्श करेंगे, राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश से अवश्य परामर्श करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजों से भी परामर्श कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्य जजों से भी परामर्श करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्य जजों से भी परामर्श करते हैं। नोट कर लीजिए, ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये अपॉइंटमेंट, और इसको एबीसी का नोट कीजिएगा। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। Judges of Supreme Court are appointed by the President। ठीक, बी करके पॉइंट बी लिखिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज सीजेआई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ब्रैकेट में लिखिएगा सीजेआई, ब्रैकेट में सीजेआई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज appointed by the president, is appointed by the president, is appointed by the president after consultation with such judges of Supreme Court and High Court, of Supreme Court and High Courts as he
he deems necessary, as he deems necessary. he कौन? प्रेसिडेंट. as the president deems necessary. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट किया. The other judges of Supreme Court, the other judges of Supreme Court are appointed. The other judges of Supreme Court are appointed by the president. Are appointed by the president. Are appointed by the president with the consultation of CJI. With the consultation of CJI. With the consultation of CJI. And such other judges of Supreme Court and High Courts, and such other judges of Supreme Court and High Courts as he deems necessary. He कौन है? CJI. As he deems necessary. अब NOTE नोट करके लिखो. NOTE नोट करके उसको अंडरलाइन करो. NOTE नोट करके अंडरलाइन करो. While appointing the other judges of Supreme Court, while appointing the other judges of Supreme Court, while appointing the other judges of Supreme Court, the president मस्ट. वैसे लॉ में मस्ट का प्रयोग नहीं होता है. मस्ट उसमें यहाँ पर किसी चीज को जोड़ देना होता है, जहाँ किसी चीज को मैंडेटरी बनाना होता है, वहां पर शेल का प्रयोग होता है. SHA शेल. ठीक, ये ग्रामर की बात है. और लॉ में जो है, जब किसी चीज को हमको ऑब्लिगेटरी बनाना है, मैंडेटरी बनाना है, तो उसके लिए शेल का प्रयोग होता है. लेकिन हम आपको मस्ट इसलिए लिखा रहे हैं कि आप समझ जाओ. पता नहीं सर कि उस इम्प्लीकेशन को आप समझते हो कि नहीं, सर को सिग्निफिकेंस को आप समझते हो कि नहीं, आपको ग्रामर की वो नॉलेज है कि नहीं, इसलिए हम आपको मस्ट करके लिखा रहे हैं. ठीक, द प्रेसिडेंट मस्ट, while appointing other judges of Supreme Court, the president must consult. The president must consult CJI. CJI माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माने सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश. बात क्लियर हो गई? इसको हमने नोट करके लिखा दिया. ठीक, माने पूरा सार यह है कि जब राष्ट्रपति, एक यहाँ पर देखा जाए मोटी मोटी दो बातें हैं. जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और जब जज की नियुक्ति की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से राष्ट्रपति परामर्श करेंगे. बस मोटी मोटी बात यह है. अब जब प्रधान न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है, तो प्रधान न्यायाधीश से अवश्य परामर्श करना पड़ेगा. बाकी अन्य जजों से तो राष्ट्रपति तय करेंगे, जिससे कुछ समझे, जिससे जरूर समझे परामर्श करें. क्योंकि जज तो बहुत सारे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे हैं. पंजाब कितने हैं? भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, और 25 हाई कोर्ट में सैकड़ों जज हैं. तो राष्ट्रपति किससे किससे परामर्श करेंगे? तो राष्ट्रपति जिससे जरूर समझे उससे परामर्श करो, उससे परामर्श कर लो. लेकिन CJI से जरूर परामर्श करेंगे. ठीक, देखिए जब किसी को हम अपॉइंट करते हैं, बात कर लीजिए, अगर बात करें हाँ हाँ क्या चल रहा है? हाँ भाई भतीजा बात पक्षपात. अगर देखा जाए, एक NGO ने जो है एक सर्वे किया था, बताया था कि जो है जो जितने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज है, सुप्रीम कोर्ट में, तो बस 52% जज जो है वो कुछ खास परिवार से ही आ रहे हैं, माने जिनके पूर्वज भी जो है जज रहे हैं. जैसे पहले DY के इंस्टीट्यूट थे, कोई दूसरे चंद इंस्टीट्यूट आ गए. पहले कोई जो है कारजू थे, कैलाशनाथ कारजू थे, बाद में मार्कंडे कारजू आ गए. पहले HR खन्ना थे, फिर संजू खन्ना आ गए. तो उनके नाम पढ़ते तो शुरुआत में बहुत कंफ्यूज होते थे
ये नाम जो है हम बार बार पढ़ा है, बहुत पहले भी नाम पढ़ा था, मैंने जब बहुत पहले उनको देखा था, तो ये आज कल का नाम पढ़ रहे हैं, इनको संविधान के इतिहास में इनका नाम पढ़ा, अब फिर तो बात समझ आया कि उन्हीं के 10 परिवार के लोग जो है आ रहे हैं। तो 52% लोग जज जो है आप उनके कोई ना कोई नाते रिश्तेदार जो है उससे पहले से जुड़ा हुआ है, सब आपस में रिश्तेदार हैं, ये समझ रहे। अब देखिए अभी यहाँ भाई भतीजा बात किसने ले हो पाएगा कि देखिए जज की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहे हैं, राष्ट्रपति परामर्श करना जज से, जज का परामर्श ऊपर बाध्यकारी तो नहीं है, बाइंडिंग तो नहीं है, वो राष्ट्रपति उनसे ही परामर्श करते हैं और उनको उनके परामर्श से काम करना ही पड़ता है, पीएम के परामर्श से, कैबिनेट परामर्श से, तो वो जिसको कहेंगे राष्ट्रपति तो उसी को नियुक्त करेंगे। अब देखिए जो हमारे नेहरू जी थे, ध्यान दीजिए, जो नेहरू जी थे, नेहरू जी का जो पर्सनालिटी डेमोक्रेटिक थी, नेहरू जी संविधान निर्माता भी थे। तो संविधान निर्माता कौन थे? वो लोग जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल थे, जो संविधान वहां पर नेहरू जी भी उसके मेंबर थे, पटेल भी उसके मेंबर थे, अम्बेडकर भी उसके मेंबर थे। तो ये जो मेंबर लोग थे ये सब क्या, ये तो संविधान निर्माता लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर संविधान बनाया है और बाद में उन्होंने देश को चलाया है, तो इनकी संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था थी। देखिए अंबेडकर ने कहा था कि कोई संविधान नहीं अच्छा बना के रख दिया जाए, वो अपने अच्छे परिणाम तभी देगा जो उसको ऑपरेट करना संविधान इनके हाथों में है। अगर वो ईमानदार है, अगर वो निष्ठावान है, अगर वो लॉयल है, अगर वो डेडिकेटेड है, तो यह संविधान को अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर वो लॉयल नहीं है, अगर वो बेईमान है, भ्रष्ट है, तो यही संविधान जो है निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो शुरुआत में देश का शासन वो लोग चला रहे थे जो राष्ट्रवादी नेता थे, जिनके अंदर कुछ आदर्श थे, हाई वैल्यूज थी, जिन्होंने उस संविधान को खुद बनाया है, तो वो संविधान के अनुसार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। जो नेहरू जी थे, तो शुरुआत जब जजों की नियुक्ति हो रही थी कैसे होती थी, तो नेहरू जी हमारा राष्ट्रपति जो है जजों से परामर्श करता था और जज बताते थे कि देखिए इसको आप जो है ये सीनियर मोस्ट जज है, इसको आप सीजीआई बना दीजिए। तो वो परामर्श के अनुसार जो है नेहरू जी परामर्श को मानते थे कि ठीक है, जज से परामर्श किया गया, ये हमारे संविधान में ये प्रोविजन है, इसको मानो, और जो उसी को सीजीआई माना जाता था, जो सुप्रीम कोर्ट का उस समय का सीनियर मोस्ट जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता था। तो उस समय नेहरू जी बाकायदे जो परामर्श था न्यायपालिका का, जुडिशरी का जो कंसल्टेशन था, एडवाइस थी, नेहरू जी उसका पूरा सम्मान करते थे। ठीक, तो उस समय ऐसा कोई विवाद सामने आया नहीं जब तक नेहरू जी रहे। बस एक ऐसा एक्सेप्शन आया था जब जो है एक जो है जफर इमाम थे, वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट न्यायाधीश थे, तो उनकी सीनियरिटी को ध्यान में न रख के उनसे सेकंड जो सीनियर मोस्ट न्यायाधीश था उसको जो है सीजीआई बनाया गया था। उसकी वजह ये थी कि जब सीजीआई की वैकेंसी हुई, जब सीजीआई का पद रिक्त हुआ, तो अब जो नेक्स्ट जो सीजीआई बनना था वो था जफर इमाम, और वो बीमार थे। लंबी छुट्टी के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट आए थे, शारीरिक मानसिक दशा उनकी ठीक नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस ने परामर्श करके कहा था कि देखिए आप इनको सीजीआई ना बनाइए। तो नेहरू जी ने उसका सम्मान किया, माने नेहरू जी ने मनमानी नहीं करी, नेहरू जी ने तय नहीं किया, जो एडवाइस आई है न्यायपालिका की उसको माना। तो जफर इमाम की जगह जो कोई गजेंद्रकर थे, उनको सीजीआई बनाया। कुल मिला के नेहरू जी के काल में जो है एक ये परंपरा बन गई कि सीजीआई उसको बनाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा। ठीक, और कोई तो बात नहीं आया। फिर हमारे शास्त्री जी आए, शास्त्री जी का वो छोटा सा कार्यकाल था, 1.5-2 साल का। तो 1.5-2 साल में आपके पास कुछ ऐसा नहीं होता, कोई बात करना हो या कुछ हो। शास्त्री जी का कार्य पड़ गया, फिर आई मैडम। अब मैडम के अंदर एक डिक्टेटर था, वो एक डेमोक्रेसी को ऑपरेट कर रही थी, मगर उस मैडम के अंदर एक डिक्टेटर छुपा हुआ था। कौन मैडम थी? इंदिरा गांधी। अब जब सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे फैसले आए जो सरकार के विरुद्ध जाते थे, देखिए बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट फैसला, एक आया था केशवानंद भारतीय केस,
और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने वहां 13 जज बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट में कोई डिसीजन होता तो अकेले एक जज बैठ डिसीजन नहीं देता है, बेंच होती है, उस बेंच में कम से कम 2 लोग होते हैं, 2, 3, 5 इस प्रकार से बेंच बनाई जाती है। और जब केशवानंद भारती का केस था वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट की अब तक सबसे बड़ी बेंच थी, उसमें 13 न्यायाधीश थे। ठीक है, पूछा जाता है कि अब तक की सबसे बड़ी बेंच कौन है, वो केशवानंद भारती। उसमें डिसीजन ये आया था 13 में से जो है, देखिए जो जजों का जो बेंच होता है वो ऑड नंबर पे होता है, 5, 7, 9, 13, 11, माने इसलिए ताकि फैसला टाई ना हो पाए। सपोज अगर 10 जज रखे गए, 5 ने कहा यस और 5 ने कहा नो, तो मैच तो टाई हो गया, सारी कवायद सारी कसम बेकार हो गई। तो कभी भी जो है इवन नंबर नहीं रखा जाता, और नंबर रखा जाता है। उस 13 जजों की बेंच में जो है 6, 7, 6 पर 7 13 होते। 7 जजों का फैसला ये था कि संसद जो है मनमाने तरीके से संविधान का संशोधन नहीं कर सकता। संविधान के अपने कुछ बेसिक फीचर हैं, संविधान के अपने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं, वहां पर संसद जो है छू नहीं सकता। ये बात हुई थी, और यह फैसला जो है सरकार के खिलाफ जा रहा था कि सरकार सोचे कि हम अपनी मेजॉरिटी का उपयोग करके संविधान को तोड़ दे, मरोड़ दे, उसको अपने अनुसार बना ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो सरकार इस फैसले से खुश नहीं थी। इसी प्रकार से कुछ और ऐसे फैसले आए सुप्रीम कोर्ट के जहां पर जो है फैसले सरकार के विरुद्ध फैसले दिए गए थे। तो 7 ने सरकार के विरुद्ध फैसला दिया, क्योंकि मेजॉरिटी 7 की है, तो केशवानंद भारती ने इस 7 का फैसला माना गया, और 6 सरकार के साथ थे, ये फैसला नहीं माना गया। जो 7 सरकार के साथ थे, अब बाद जब इनका नंबर आया सीजीआई बनने का, तो मैडम ने क्या कहा, इनको न बना के यहां से ले लिया जो सरकार के साथ था। माने सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज था, जिस पर न्यायाधीश बनना था, सीजीआई चीफ जस्टिस, वो थे मिस्टर सैलेट, जस्टिस सैलेट। उनको उन्होंने इंदिरा गांधी ने सीजीआई नहीं बनाया। सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे मिस्टर हेगड़े, उनको भी जो है सीजीआई ने बनाया। अब तीसरा जो सेकंड मोस्ट जज था, थर्ड जो सेकंड मोस्ट जज था, वो थे जस्टिस ग्रोवर, उनको भी नहीं बनाया। अब चौथे नंबर पर जो सीनियर मोस्ट जज था, वो जज था अजीत नाथ रे, एएन रे, अजीत नाथ रे, ये चौथे नंबर के सीनियर जज थे। अभी इनके ऊपर 3 और सीनियर थे, उन तीनों को किनारे करके, उनको सुपरसीड करके एएन रे को कहा गया आप जस्टिस बनिए। ठीक, और क्योंकि राष्ट्रपति को किसके परामर्श से काम करना है, जो मैडम कहेंगे, जो जज कहेंगे उसके परामर्श से काम नहीं करना। और मैडम ने कहा संविधान में कहां लिखा है कि जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होगा, जो सीनियर मोस्ट जज होगा, उसी को हम सीजीआई बनाएंगे? क्या संविधान में लिखा है? ये तो क्या लिखा। तो हम उसको न्यायाधीश बनाएंगे जो मेरे नजर में ज्यादा योग्य होगा। अब भैया योग्य का क्या मानदंड है? वो योग होगा जो आपके फेवर में फैसला करेगा, वो योग होगा। एक विवाद पैदा हो गया, एक झगड़ा पैदा हो गया कि ये क्या कर दिया। अब ऊपर जो तीनों जज थे उन्होंने जो रिजाइन कर दिया, क्योंकि वो पर्याप्त सीनियर है और उनकी बारी है, हमको नहीं बनाया। हमारे पास जो दूसरे नंबर का सीनियर था उसको नहीं बनाया, उसका तीसरे नंबर ने आपने चौथे से उठा के रखा। क्यों रखा? क्योंकि वो जो 3 थे वो इस तरफ खड़े हुए थे, और वो जो 14 था वो इस तरफ था, वो उनके फेवर में था। ये क्या, अगर इस प्रकार से अगर जो कार्यपालिका राष्ट्रपति अगर इस प्रकार से अगर न्यायाधीशों की करेंगे तो क्या होगा? न्यायाधीशों का राजनीतिकरण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही बात अम्बेडकर की कि संविधान को अच्छा बना कर रखा है। अब ये उस पर निर्भर कर रहा है जो संविधान को चला रहा है। अगर वो निष्ठावान है तो ये अच्छी तरह चल ले जाएगा, नहीं तो संविधान में लूप होल ढूंढेगा। संविधान ये कहां लिखा, संविधान को कहां लिखा? कितने प्यार से, कितने दुलार से, लाड़ प्यार से लगभग 3 साल में भारत का संविधान बना है। इतना लंबा समय किसी संविधान बनने में नहीं लगा। तो जिन्होंने इस संविधान को बनाया है, जब तक ये हाल थी व्यवस्था, उन्होंने संविधान का दुरुपयोग नहीं किया। अब उनकी बिटिया आई है, इसने कौन संविधान बनाया है? डिक्टेटर है, तो ये अपने तरीके से काम कर रही थी, ये झगड़ा सामने आया। चीज समझ आई? फिर क्या हुआ? फिर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया बाद में। ये देखिए आपको बताएं
कि केशवानंद भारती केस हुआ था 24 अप्रैल 1973 और 25 अप्रैल को सीबीआई की नियुक्ति की जानी थी। ठीक, 25 अप्रैल को जितने लोग इंदिरा गांधी के विरुद्ध थे सबको दरकिनार किया गया और जो है एएन रे को जो है चीफ जस्टिस बना दिया गया। फिर 75 में इमरजेंसी लागू हुई, इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था इंटेलिजेंस डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर। ये अपने संविधान का दुरुपयोग किया उन्होंने। संविधान में कहा गया आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है, ऐसी सिचुएशन नहीं थी, मगर इंदिरा गांधी ने संविधान का दुरुपयोग किया, देश में आपातकाल लगाया, इमरजेंसी पीरियड लग गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट में केस और आया, आपातकाल में कोई किसी को भी पकड़ के, प्रशासन किसी को भी पकड़कर जो है जेल भर सकता था। तो ये आपातकाल में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस गया। ये बताइए क्या ऐसे समय आर्टिकल 21 के तहत अगर किसी को अनलॉफुल अरेस्ट किया गया है तो क्या हेबस कॉर्पस बल्कि प्रत्यक्षीकरण की रिट को क्या लगाया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के में 5 न्यायाधीशों का वाक्य था, 5 न्यायाधीशों से 4 न्यायाधीशों ने कहा कि आपातकाल के समय हेबस कॉर्पस का प्रयोग जो है नहीं किया जा सकता। अनलॉफुल अरेस्ट किया गया है तो उसको जो है आप हेबस कॉर्पस के जरिए आपको छुड़ा नहीं सकते। लेकिन एक जज था एचआर खन्ना, उसने कहा था कि आपातकाल के समय भी अगर इसको अनलॉफुली अरेस्ट किया गया है तो इस रिट का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, ये जो एक जज है ये एक तरीके से देखा जाए तो सरकार के विरुद्ध जा रहा है। ये 4 जज सरकार के साथ हैं, क्योंकि 4 जज सरकार के साथ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है सरकार के पक्ष में चला गया तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सरकार के सामने आ गया ये जो है, ये जो जज है ये जो है बड़ा जो है निर्भीक है, बड़ा ढीठ है। उस जज का नाम था एचआर खन्ना और ये फैसला आया था 1976 में और 77 में जो है सीबीआई की नियुक्ति हुई थी। उसमें एचआर खन्ना जो है सीनियर मोस्ट जज थे, उनको किनारे किया गया। जो दूसरा जज था एमयू बेग और जो दूसरा जज था एमयू बेग उसको बना दिया गया। ये क्या है? इस साथ इंसाफ चाहिए है कि अगर न्यायपालिका निष्पक्ष होकर फैसला देंगे, ऑन मेरिट्स अगर फैसला देंगे तो फिर उनका आगे का जो प्रमोशन है रुक जाएगा। अब बताओ क्या ऐसे न्यायपालिका स्वतंत्र इतना काम कर पाएगी? तो अगर देखिए नियुक्ति, ट्रांसफर, ये सारे जो है एग्जीक्यूटिव एक्ट हैं, ये सारे प्रशासनिक कार्य हैं और प्रशासनिक कार्य कार्यपालिका के पास होता है, न्यायिक कार्य न्यायपालिका के पास होता है। ठीक, तो अगर देखा जाए तो सरकार के 3 ऑर्गन्स हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 ऑर्गन है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। सबके बीच शक्तियां बटी हुई है। इस लिहाज तो एकदम सही है कि जज की नियुक्ति जज नहीं करेंगे, जज की नियुक्ति कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी, राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था थी उसमें किस प्रकार इसका दुरुपयोग किया जा सकता है ये दिखाई पड़ रहा है। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक जो है प्रहार था, एक आघात था और ये साबित था कि अगर जिसने इंदिरा गांधी को नापसंद किया तो उसका कैरियर खतरे में है। ठीक, पूरी कहानी सुनवा सरकार का सीधा मत था। ये कहाँ लिखा है कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही हम जो है सीजीआई बनाए? संविधान के लिखा थी। हर बात क्या लिखी जा सकती है? आप कितनी बात तो सोच लो, कुछ हम तो चुकी जाओगे। अब क्या पता आगे कौन कैसा बैठा कैसी व्याख्या करेगा। नहीं तो पहले से संविधान में बता ये भी लिख देते, ये तो लिखा नहीं था। और संविधान ही कहता है कि राष्ट्रपति नियुक्ति के समय जजों से परामर्श करेंगे। और कौन कहता है कि परामर्श बाध्यकारी होता है? ये तो वेल नोन फैक्ट है, जो परामर्श है, एडवाइस है, ये बाध्यकारी नहीं होती। हाँ, संसदीय लोकतंत्र है, उस संविधान संशोधन करके लिख किया गया है कि मंत्रिमंडल का परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा। तो हम परामर्श बाध्यकारी है तो संविधान में लिख दिया गया है। ठीक, अच्छा देखिए हम देखें जिस प्रकार से वहां जज नियुक्ति होती है अमेरिका में, यूएसए में। देखिए ये फर्स्ट कंपैरिजन है जो आप नहीं कर सीखी जो है
कंपैरिजन जो है, जिसकी अलग अलग क्वालिटी का कंपैरिजन, ठीक, थोड़ी सी उसकी झलक यहाँ आपको दिखाई पड़ेगी। देखिए, हमने आपको भारत की संसदीय व्यवस्था और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में कंपैरिजन करके बताया है, पता, जब हम आपको बता रहे थे संसदीय पार्लियामेंट बताया था, तो हमने ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम तो इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम पर हमने कंपैरिजन कर दिया था, कुछ चीजें आपको वहां से पूरी हो गई। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि यूएसए में किस प्रकार जज नियुक्त होते हैं, क्योंकि यूएसए में जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसमें सब जगह जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्योंकि देखिए, जो नियुक्ति है, नियुक्ति एक जो है एग्जीक्यूटिव एक्ट है। हमने आपको बताया था सरकार के 3 अंग है ना, सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, इसको क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव, विधायिका, जिसको क्या कहते हैं लेजिस्लेचर, और न्यायपालिका, जिसको क्या कहते हैं जुडिशरी। सरकार के 3 अंग है ना, इनके बीच शक्तियां बांटी गई है ना। तो जो नियुक्ति है, नियुक्ति क्या है, ये एक कार्यपालिका कृत्य है। जो अपॉइंटमेंट है, इट इज एग्जीक्यूटिव एक्ट। ट्रांसफर ये कार्यपालिका कृत्य है, तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कार्यपालिका ही करेगी, इसमें कोई बात नहीं। आज लोकतंत्र में शक्तियां बांटी गई है, एक कार्यपालिका है, एक विधायिका है, एक न्यायपालिका है। शक्ति बांटी गई। विधायिका का काम है कानून को बनाना, लेजिस्लेट टू मेक लॉ। न्यायपालिका का काम है न्याय करना, और कार्यपालिका का काम है प्रशासन करना। और व्यक्ति की नियुक्ति करना, व्यक्ति का ट्रांसफर करना, ये प्रशासनिक काम है। तो हम कहें अगर जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं मंत्रिपरिषद के परामर्श से, तो ये प्रशासनिक काम है, इसमें कोई बुराई नहीं है। सैद्धांतिक तौर पर ये बात एकदम सही है। और इसमें सभी जगह न्यायाधीशों की नियुक्ति वहां की एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही की जाती है। यहाँ भी कोई बात नहीं हो, कोई बात नहीं है। अब जब देखिए अमेरिका में किस प्रकार से जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, वहां जा देखते हैं। अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स है और इनको जज अपॉइंट करना है, तो वहां का जो राष्ट्रपति है, इसको जज के रूप में प्रपोज करेगा कि एक्स को जो है राष्ट्रपति के रूप में हम अपॉइंट करते हैं। देखो, उसके अपॉइंट करने से ये जज नहीं बन जाएगा। तो फिर मिस्टर एक्स जो है, वहां की जो संसद है, संसद को हम कांग्रेस कहते हैं, आपको पता है। यूएसए की संसद को कांग्रेस कहते हैं। जैसे यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा है, वहां राज्यसभा की जगह सीनेट है। भारत में तो राज्यसभा इतनी शक्तिशाली नहीं है, मगर यूएसए की सीनेट काफी शक्तिशाली है। तो ये जो नाम है सीनेट के पास जाएगा, वहां राज्यसभा के पास जाएगा। सीनेट एक कमेटी बनाएगी और कमेटी बनाकर पुलिस की इंक्वायरी करेगी। जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय जज के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट कर रहे हैं, वहां पर जो पुलिस की इंक्वायरी की जाएगी, इस व्यक्ति का चाल चलन कैसा है, तमाम चीजें, और इसका इंटरव्यू लिया जाएगा। और सारी जांच के बाद आज तक ठीक है, ये पूरी तरीके से फिट है, इसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। अब सीनेट में जो कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी सीनेट के सामने प्रस्ताव रखेगी कि हाँ ठीक है, हमने इसको देख लिया, ये ओके है, अब आप प्रस्ताव पास कर दें। जब सीनेट प्रस्ताव पास कर देगी 2/3 बहुमत से, बाय 2/3 मेजॉरिटी, जब वहां प्रस्ताव पास हो जाएगा, तब जाके जज अपॉइंट हो पाएगा। अब बताइए, क्या वहां कार्यपालिका जज की नियुक्ति में मनमाना कर सकती है? मान लीजिए जो बाइडेन जो है, किसी अपने कृपा पास व्यक्ति को, जो उनका अंधभक्त है, उसको जज बना दिया, तो अकेले उनके अपॉइंट करने से जज नहीं बनेगा। अब इसकी बाकायदे सीनेट इंक्वायरी करेगा, और बाकायदे वहां पर जो पब्लिक कर दिया जाता है कि उस व्यक्ति को जो है जज अपॉइंट किया जाए, किसी पास के बारे में कोई खास जानकारी दो, इस प्रकार से पेपर निकाला जाता है। तो अब उसको सब जानेंगे माने जिसको जानते हैं, तो धीरे से बताएंगे, अरे जज है मी टू के अपने बाप फंस चुका है। मी टू का नाम सुना है? नहीं सुना? तो कोई बात नहीं, तो हम लोग को विस्तार में जाना, तो मेरे पास समझ आ गया ना। तो उसकी चीजें जो है आ जाएंगे सामने। तो आप ये सोचो कि अगर वह जो बाइडेन किसी को भी अपने मनमाने तरीके से अपने भक्त को, अपने अन्य भक्त को, अपने कपड़ा पात्र को नियुक्त करने की बात जजमेंट के हमारा फेवर करेगा, नहीं कर सकते। तो वहां भी कार्यपालिका नियुक्ति करती है, मगर देखिए वहां उनका अपना सिस्टम कितना वेल प्रूव्ड है, किसी गलत व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो सकती। कार्यपालिका जजों की नियुक्ति मनमानी नहीं कर सकती, तो जजों की नियुक्ति होती है और कार्यपालिका ही करती है। सिद्धांत सही है कि नियुक्ति प्रशासनिक काम है, प्रशासन देखना जो है कार्यपालिका काम है।
लेकिन इतने सारे प्रोसेस के बाद वहां जज अपॉइंट होता है। बाहर में क्या होता था? बाहर में होता था कि जो है आपने जजेस परामर्श किया, जजों का परामर्श आप मानेंगे नहीं, परामर्श आप मानेंगे किसका? कैबिनेट का। अगर वो कैबिनेट का प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिक है, संविधान के प्रति सच्चे श्रद्धा और निष्ठा रखता है, तब तो जजों के परामर्श से काम करेगा। और अगर वो इंदिरा गांधी जैसा जो है डिक्टेटर है, तानाशाही प्रस्तुत करना चुकी हुई है, शासन चला रहा है लोकतंत्र का, क्योंकि उसके अंदर तानाशाही मौजूद है, तो इसी संविधान के प्रोविजन के प्रकार सपोर्ट करेगा कि अंत उसकी तानाशाही सामने आएगी। तो इस प्रकार जजों की नियुक्ति में ये राजनीतिकरण दिखाई पड़ने लगा। यहाँ तक बात समझ में? हाँ, सबके मान लो स्टेट का है, वहां पर ये प्रोसेस वहां पर गवर्नर करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा। ठीक, अपॉइंट करने के बाद वहां की जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर होगा, वहां पर उसकी बकायदे इंक्वायरी की जाएगी। इंक्वायरी करने के बाद फिर जो है अगर वहां का लेजिस्लेचर उसको पास कर देता है तो अपॉइंट हो जाएगा। इसी को हम क्या चेक एंड बैलेंस। शक्तियां सरकार के 3 अंग हैं, 3 ऑर्गन हैं, उनकी भी शक्तियां बांटी गई हैं। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा, जुडिशरी न्याय का काम करेगी और लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी। ये शक्तियां प्रकार बांटी गई हैं कि तीनों संस्थान, तीनों ऑर्गन आपस में दूसरे को नियंत्रित और संतुलित कर रहे हैं। ये तो शक्तियां बांटी गई, कोई तमाशा नहीं बन पाएगा। और ऐसी बांटी गई कि अगर एक बदमाशी करेगा तो दूसरे 2 ऑर्गन उसको कंट्रोल कर ले जाएंगे। जैसे जज की नियुक्ति कौन कर रहा है? तो जज कर नहीं रहा तो भाई भतीजा हो नहीं पाएगा। जज की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। राष्ट्रपति अकेले नहीं कर पा रहा है, जब तक उसमें सीनेट का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक वो नियुक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से देखिए उस न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं। तो न्यायपालिका भी जो है मनमाना पर नहीं कर पाएगी, ऐसा जज नहीं अपॉइंट हो पाएगा जो गलत हो। इसको कहा गया चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, इसको कहा गया। आप लोगों ने ये फ्रेज सुना है, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस। ये अमेरिका में प्रयोग किया जाता है। ब्रिटेन क्या किया जाता है? ब्रिटेन में एक जो है अपॉइंटमेंट कमीशन बना हुआ है, जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, न्यायपालिका नियुक्ति आयोग बना हुआ है। उस नियुक्ति आयोग में जो है करीब जो है 15 मेंबर होते हैं। उन 15 मेंबर में से सिर्फ 3 मेंबर न्यायपालिका के लिए रखे जाते हैं, बाकी जो 12 मेंबर हैं ये सब कार्यपालिका के होते हैं। ये लोग मिलकर जो है बताते हैं कि इसको जज बनाया जाए, कि उस व्यक्ति को जज बनाया जाता है। ठीक, भारत में क्या हो रहा था? समाज संविधान क्या कर रहा था कि जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करने के समय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों से परामर्श करेंगे। लेकिन हर कोई जानता राष्ट्रपति किसके परामर्श से काम करेंगे? प्रधानमंत्री के परामर्श से। ठीक, प्रधानमंत्री अगर डेमोक्रेटिक है नेहरू जी की तरह तब तो न्यायपालिका की एडवांस को मानेंगे, और प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिक नहीं है तो राष्ट्रपति किसकी एडवांस को मानेंगे? इंदिरा गांधी के एडवांस को, और वहां पर ये बेईमानी की जाएगी। यहां तक बात समझ में? तो ये आप नोट कर लीजिए कि ऐसे कौन से जज रहे हैं जहां पर जो है रूल ऑफ सीनियरिटी को वायलेट करके, वरिष्ठतम के सिद्धांत का उल्लंघन करके उनको सीटीआई बनाया गया। ठीक, तो ये फैक्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन करके, वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन करके निम्न न्यायाधीशों को प्रधान न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में बनाया गया। वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन करके निम्न न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बनाया गया। वो नाम कौन है? वरिष्ठता माने रूल ऑफ सीनियरिटी, वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन करके निम्नलिखित न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश बनाया गया। एक है एक एनएलए ब्रैकेट में 1973, एक एनएलए ब्रैकेट में 1973, और दूसरे हैं एमयू बेग, ये 1977। ठीक, ये दोनों न्यायाधीश कब नियुक्त हुए थे? इंदिरा गांधी से। प्रधानमंत्री कौन थी?
ये ब्रैकेट में लीजिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ये कौन है, ये कौन कर रहा है, ये कौन है, इंदिरा गांधी। देखिए नेहरू जी के समय में हुआ था, वहां पर उसके वैलिड रीजन थे, ठीक वो during the era of Pandit Nehru, during the era of Pandit Nehru, a senior most judge of Supreme Court, a senior most judge of Supreme Court was appointed. A senior most judge of Supreme Court was appointed at CJI. Was appointed at CJI. This established convention, this established, ये जो स्थापित परंपरा है, this established convention of seniority, this established convention of seniority was violated the then Prime Minister Indira Gandhi, who appointed A.N. Ray, as a chief justice, superseding three senior most judge, by superseding three senior most judge of Supreme Court. Bracket 1973. Again, she violated the rule of seniority. By appointing H.R. Khanna, by appointing M.U. Beg as CJI, M.U. Beg as CJI. 1997 हाँ पहले 1973 है, अब जो सेकंड है वो है 1977. By appointing M.U. Beg as CJI, by superseding senior most judge H.R. Khanna. कौन सी है? ये CJI में क्या बोला है? CJI by superseding the then senior most judge, H.R. Khanna. वर्तमान में भारत का CJI कौन है? पक्का है? क्यों? तो अब इसके बाद जो दूसरा नंबर आने वाला है, ठीक, वो जो है भाई H.R. खन्ना के पुत्र संजीव खन्ना, अब वो आएंगे. माने इसे को कहते हैं भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म. वो जज थे भाई. देखिए आप देखिए भारत में जजों की नियुक्ति के लिए क्या कोई वैकेंसी आती है?
77। क्या कोई वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आया है तो जिसको इसको अप्लाई करना अप्लाई कर दीजिए, पता भी नहीं लगता है। ठीक, वो जो जज है, आज सिस्टम अलग हो गया, आज सिस्टम अलग है। आज सिस्टम क्या है, आज कॉलेजियम सिस्टम से जजों की अपॉइंटमेंट किया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम आया क्यों, इसलिए आया किस प्रकार से कार्यपालिका न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल दे रही थी, तो इसको दूर करने के लिए न्यायपालिका ने एक सिस्टम डेवलप किया, उसको कहते हैं कॉलेजियम। और सिस्टम ये कर दिया गया कि जो न्यायाधीशों की राय है अब वो बाइंडिंग होगी। अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि बाइंडिंग होगी, क्योंकि अब तक तो लोग मनमानी करते थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिस्टम डेवलप किया है, कॉलेजियम सिस्टम। अब यहाँ पर जब जज की नियुक्ति की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की राय जो है बाइंडिंग है, अब राष्ट्रपति को माननी पड़ती है। अब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से नहीं, जो राष्ट्रपति जो जज कह रहा है उसके परामर्श से अब जजों की नियुक्ति करते हैं। तो अब होता क्या है, मान लीजिए HR खन्ना है या कॉलेजियम ने जो है मिस्टर एक्स को कहा कि एक्स का रिकमेंड कर दिया कि आप उनको न्यायाधीश बनाइए, तो राष्ट्रपति उसको बनाएंगे। अब सुनिए एकदम ध्यान दीजिए, जिस जजों के समूह ने मिस्टर एक्स को न्यायाधीश बनवाया है, तो मिस्टर एक्स अब उस जज का जो बेटा होगा, उसकी जो बेटी होगी, अब उसको भविष्य में जब वो सीनियर बनेगा तब उसको रिकमेंड करेंगे। अब देखिए जजों की नियुक्ति कैसे होती है, आपको दिखाएंगे। कोई वकील है हाई कोर्ट का, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, या कोई हाई कोर्ट का जज है उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा, कोई वकील होगा, कोई हाई कोर्ट का जज होगा। ये वकील और हाई कोर्ट का जज किसी जज का रिश्तेदार होगा, किसी जज का बेटा होगा। ठीक, तो उस जज ने कभी किसी और को जो बनवाया था, अब तो जज रिटायर हो गए, पर उन्होंने कभी किसी और को बनवाया था, ये तो सब जानते हैं। अब उसको तो वो हमारा लगता है क्या प्रैक्टिस कर रहा है हाई कोर्ट में, नाम दो उनको, राष्ट्रपति को तो मानना पड़ेगा। समझ में आएगा। देखिए कॉलेजियम सिस्टम इसलिए आया था कि कार्यपालिका ने जो मनमानीपन किया है, उस मनमानी को रोकने के लिए व्यवस्था कर दी गई कि जो जजों का परामर्श होगा वो मानना पड़ेगा राष्ट्रपति को। तो आज जजों का परामर्श राष्ट्रपति को मानना पड़ता है।